Dear students, you are learning how to combine two or more than two simple sentences into one simple sentence just by using a preposition before noun or gerund. And on this topic, this is the third video. But before watching this video, I would like to advise you to go to the playlist and watch the first two videos first, and then thereafter you should watch this third video. Alright, so come on, let us start this video. Now in this video you will learn how to use a preposition before noun or gerund. Alright, so here are some more examples regarding those prepositions. So these prepositions are going to be very important for you, so you have to listen to me very carefully. Now let's start the video. Okay students, so look, यहाँ पर देखिए आपके सामने है for. So this preposition for is very important for all the students, okay, and you would have learned so many uses of for in different situations, but here is a different situation. Alright, so देखिए यहाँ पर क्या है for means here in exchange of, means ये भी look, this is also a preposition, this can also be used as a preposition. So here you can use for in the same place, you can use in exchange of, okay, के बदले में. इसका अर्थ क्या है? के बदले में. अर्थात इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? लिसन टू मी इन हिंदी, और ध्यान से अपने इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि हम फॉर का प्रयोग while कंबाइनिंग और टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस हम कब करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. सो लुक, यहाँ पर जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसे दो सेंटेंसेस रखे हों जिनमें गिव एंड टेक हो रहा है, यानी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है. ट्रांजैक्शन मीन्स सौदा हो रहा है. इट मीन्स somebody is giving you something and you are also giving somebody something. अर्थात आप कुछ ना कुछ किसी को दे रहे हो और किसी न किसी से कुछ प्राप्त कर रहे हो, यानी गिव एंड टेक हो रहा है. तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें वहाँ पर फॉर का प्रयोग करना होता है, और फॉर का प्रयोग हम किसी जीरंड से पहले कर देंगे या किसी नाउन से पहले कर देते हैं. देखिए जरा यहाँ इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर क्या है इस एग्जाम्पल में, मधुर बॉट ए शर्ट, मधुर ने एक शर्ट खरीदी. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज ही पेड ₹400 फॉर इट, और उसने पे किए माने चुकता किए, चुकाए. कितने चुकाए? ₹400 फॉर इट. इसके लिए उसने 400 रुपये दिए. ओके, तो चलिए जरा यहाँ पर हम इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद इसका यूज़ कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर मधुर शर्ट प्राप्त कर रहा है किसी से और उसके बदले कुछ दे रहा है. ओके, है ना, 400 रुपये दे रहा है और उसके बदले एक शर्ट प्राप्त कर रहा है, अर्थात बदले में, मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ, और उसके लिए आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं. नाउ लुक, यहाँ पर आप जिरंड से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे या किसी नाउन से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे. देखिए जरा क्या हो रहा है. यहाँ पर क्रियाएं हैं डिफरेंट. लुक, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब वर्ड्स जो हैं वो एक जैसी हों तो फिर आप एक वर्ब को रिमूव कर सकते हो और एक वर्ब को आप रख सकते हो. बट अगर बोथ ऑफ द वर्ब्स आर डिफरेंट, देन यू शुड मेक द फर्स्ट वर्ब और द सेकेंड वर्ब एज ए gerund. You should use that verb as a gerund and you should place a preposition for before that gerund. उससे पहले आपको for लगा देना चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट वर्ब्स हैं और उन वर्ब्स को हमें क्या करना है. देखिए बॉट को अगर आप फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, ing फॉर्म लगाएंगे, सो बन जाएगा बाइंग ए शर्ट, तो ये gerund बन जाएगा. अगर आप इसको करेंगे तो पेइंग लगा सकते हैं. ओके, सो आप किस तरह से इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे? मधुर ने एक शर्ट खरीदने के बदले 400 रुपये पे किए. ओके, ऐसा आप कर सकते हो. कैसे? देखिए जरा, मधुर पेड, क्या किया? पे किया. मधुर पेड ₹400 और फॉर, अब यहाँ के बदले फॉर, किसके लिए? फॉर ए शर्ट. अगर आप ए शर्ट भी अकेले लिख देते हैं तो ये ए शर्ट तो नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपने इस फॉर का प्रयोग कर दिया. ओके, सो नाउन से पहले फॉर का प्रयोग हुआ, मतलब वही है, मधुर ने एक शर्ट के बदले 400 रुपये पे किए, 400 रुपये चुकाए. अगर
लेकिन यहाँ पर बॉट का अर्थ आ जाता है, के बदले में उसका अर्थ यानी उसका मीनिंग निकल करके आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं मीनिंग निकल के नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लुक, आप ऐसे कर सकते हैं, मीन्स आपको यहाँ पर जीरंड में चेंज कर देना। क्या? बाई लाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इस बॉट की, और इसके बाद में आपने आईएनजी लगा दिया फॉर बाइंग ए शर्ट। अब ये क्या बन गया? ये जीरंड हो गया। ऑलराइट, यानी एक शर्ट खरीदने के बदले, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया? एक शर्ट खरीदने के बदले मधुर ने 400 रुपये दिए या 400 रुपये चुकाए। आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नाउ हियर कैन बी lots of examples I can give you, but now the basics and the concept is the same। यानी वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ पर देखें किन्हीं भी सेंटेंसेस में समथिंग इज बीइंग गिवन एंड समथिंग इज बीइंग टेकन, कुछ दिया जा रहा है और कुछ लिया जा रहा है, तो उसके लिए आप फॉर का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किसी भी नाउन या जीरंड से पहले कर सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? use of besides। so here is another preposition which the name of which is besides। okay, besides आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है in addition to। in addition to is also a preposition and you can use both of them in place of both of them। माने इन दोनों का ही प्रयोग आप इन दोनों के ही स्थान पर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज मीनिंग इज द सेम, क्योंकि इनकी मीनिंग सेम है। लेकिन एक प्रीपोजिशन ये है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसमें 2-3 वर्ड्स मिले हुए हैं। और ये प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके यूजेस कैसे होते हैं, आप प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में जाकर के वहाँ मेरे उस प्लेलिस्ट में देखिए जहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब जरा देखिए इसका क्या मीनिंग है और क्या इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। लुक, इसका हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त या के साथ साथ। अब इसका प्रयोग करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यदि कोई व्यक्ति एक साथ एक काम कर रहा है, उसके साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर रहा है, राइट? मैं एक काम कर रहा हूं, उसी के साथ साथ एक और भी काम कर रहा हूं, सो हम उसी काम को बिसाइड्स यानी उसके साथ साथ या उसके अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रामायण पढ़ी, आई रेड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ी, एंड ऑल्सो आई रेड द महाभारत, और मैंने महाभारत भी पढ़ी। तो रामायण पढ़ने के साथ साथ मैंने महाभारत भी पढ़ी। आप इस तरीके से उस सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, या मैंने कोई एक काम किया, उसी के साथ साथ दूसरा कोई काम किया या किसी वस्तु के साथ, मीन्स ये इन एडिशन टू, कभी वर्ब्स के साथ होता है तो जीरंड हो जाएगा, और नाउन्स के साथ होता है तो नाउन हो जाएगा, नाउन से पहले वो प्रीपोजिशन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जरा देखिए इसको क्या है। मिस्टर शर्मा टीचेज मी मैथमेटिक्स। मिस्टर शर्मा मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज ही पेज माई कॉलेज फी ऑल्सो। वो मेरी कॉलेज की फ़ी भी पे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मिस्टर शर्मा 2 काम कर रहे हैं इन एडिशन टू, मीन्स के अतिरिक्त, एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। लुक कैसे, मिस्टर शर्मा मुझे मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ मेरी फीस भी चुकाते हैं। ओके, सो बस सिंपली आपको एक वर्ब जो है एक वर्ब ये है, इसे आप जीरंड में चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही वर्ब्स, बोथ ऑफ द वर्ब्स इन बोथ ऑफ द सेंटेंस आर डिफरेंट, ऑलराइट, बट द सब्जेक्ट इज द सेम। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है बट क्रियाएं जो है वो क्या है, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सो एक वर्ब को आपको जीरंड में चेंज करना होगा। सो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वर्क होता है या जो पहली क्रिया होती है, पहली वर्ब होती है, उसको हम जीरंड में चेंज कर देते हैं, और उससे पहले हम इस बिसाइड्स या इन एडिशन टू में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। कैसे क्या करेंगे, देखिए बिसाइड्स हमने यहाँ पर लिखा बिसाइड्स, और इस टीच नामक ये जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्मूला है और उसमें हमने आईएनजी लगाया। सो बिसाइड्स टीचिंग, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको आप लिख दीजिए बिसाइड्स टीचिंग मी मैथ्स। तो इसका मीन क्या हो गया, मैथमेटिक्स पढ़ाने के अतिरिक्त या मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर शर्मा एंड ही, ये मिस्टर शर्मा ही है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। तो जब प्रोनाउन एंड नाउन के बीच में सिलेक्शन की बात आती है तो हमको नाउन यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिस्टर शर्मा पेज माय कॉलेज फी
एंड अगर आप चाहो ऑल्सो लगा सकते हैं, वेल लगा सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पर ऑल्सो भी लगा सकते हैं। ओके, सो देखिए जरा इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया। मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ या मैथमेटिक्स पढ़ाने के अतिरिक्त मिस्टर शर्मा मेरी कॉलेज फी को भी पे करते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखने वाली होती है, जो काम पहले होता है या जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो वर्क किया जाता है उससे पहले ही बिसाइड्स लगाया जा सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्या बिसाइड्स पेइंग माई कॉलेज फ़ी, मेरी कॉलेज फी को पे करने के साथ साथ या के अतिरिक्त मिस्टर शर्मा टीचर्स मी मैथमेटिक्स, आप ऐसा करने को कर सकते हो, बट दिस इज नॉट फेयर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको कुछ और यूजेस, कुछ और डिफरेंट प्रीपोजिशंस और उनका यूज मैं आपको बतला रहा हूं, सो देखते रहिए। लुक स्टूडेंट्स, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स विथ मोर प्रीपोजिशंस। ओके, सो द फर्स्ट प्रीपोजिशन इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स इवन आफ्टर, विच मीन्स इन हिंदी के बावजूद या के बाद भी। ओके, तो अब इनका यूज हमें कब करना है, what is the concept actually behind this preposition and what kind of relation is made by these two prepositions, means in spite of and even after। तो ध्यान से सुनिए जरा, क्या है इसका मतलब, के बाद भी। इसका यूज़ कब करते हैं, इनफैक्ट इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सम कंट्राडिक्शंस या थोड़ा सा विरोधाभास होता है, जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो जब विरोधाभासी दो सेंटेंसेस आपके सामने होते हैं, अब ये विरोधाभास क्या होता है, ध्यान से सुनिए। विरोधाभास जो होता है, जो कंट्राडिक्शन होता है, वो ये होता है कि हम कोई काम करते हैं और उस काम करने के परिणाम स्वरूप जो हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो न मिलकर उसका ठीक विपरीत रिजल्ट मिले, ये होता है विरोधाभास। ओके, जैसे ये दो सेंटेंसेस आप अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वह विरोधाभास यहाँ पर है। देखिए जरा क्या है, राहुल डिड हिज लेवल बेस्ट, राहुल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। डिड किया हिज लेवल बेस्ट मीन्स अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल ने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया और उसके प्रयास का परिणाम क्या होना चाहिए था। जब हम कोई सबसे अच्छा प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए कि हमें उस प्रयास का परिणाम पॉजिटिव मिलना चाहिए। ओके, बट व्हाट हैपेंस हियर, लुक ही कुड नॉट पास एमए। वह एमए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो पोस्ट ग्रेजुएशन पास नहीं कर सका। ओके, तो वह एमए पास नहीं कर सका, उसने अपना बेस्ट किया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और उसका जो परिणाम निकला वो कैसा निकला, वो विरोध में निकला। इसी को हम विरोधाभास बोलते हैं। ओके, तो चलिए, जब ऐसा कोई विरोधाभास दिखाई पड़ता है तो हमें पहले वाले जो वर्ब होती है, जो पहला एक्शन होता है, उसको जीरंड में चेंज कर देते हैं और उससे पहले हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। लुक कैसे, यहाँ पर राहुल डिड, पहला जॉब इसने ये किया है, राहुल ने ये काम किया है। कौन सा काम किया है, करने का, मीन्स अपना प्रयास करने का काम उसने किया है। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, ही कुड नॉट पास एमए, और वह एमए पास नहीं कर सका, तो ये एक कंट्राडिक्शन हुआ, एक विरोधाभास हुआ। अब हमें क्या करना है, पहली जो वर्ब है उस वर्ब को हमें जीरंड में चेंज कर देना है। सो हाउ, वेरी सिंपल, फर्स्ट फॉर्म डिड की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। ओके, और उसमें आपने क्या किया, आईएनजी लगा दिया और उससे पहले आपने इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर दिया या इवन आफ्टर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ, हमने यहां पर इन स्पाइट ऑफ डूइंग हिज लेवल बेस्ट, हिज लेवल बेस्ट, और यहां पर कॉमा प्लेस किया। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद। अगर हम यहाँ पर ये लगा देते इवन आफ्टर डूइंग हिज लेवल बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद भी, ये मतलब निकलता है। ओके, और इसके बाद अगला सेंटेंस एज इट इज लिख देना होता है। बस सिंपली आपको क्या करना होता है, प्रोनाउन के स्थान पर नाउन लिख देना होता है। सो राहुल कुड नॉट पास एमए। ऑलराइट, सो इसका सेंटेंस का जो मीनिंग निकल करके आया वो हुआ ये
कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद भी राहुल एमए पास नहीं कर सका। वेरी सिंपल। सो आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर कहीं भी कोई विरोधाभास दिखाई पड़ता है तो वहां पर आपको सिंपली इन स्पाइट ऑफ या इवन आफ्टर का यूज कर देना होता है। ओके, अब चलिए अगला देख लेते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। एज यू नो दीज टू आर मेनली द कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस हैं मेन रूप से, आपने देखे होंगे, इनका यूज भी किया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते समय, तो वहाँ पर एज कंजंक्शन इनका यूज़ किया जाता है। बट हियर यू कैन ऑल्सो यूज देम एज प्रीपोजिशंस। यू नो प्रीपोजिशंस का यूज़ आप, यानी कोई भी जो वर्ड होता है वो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया जा सकता है। सो ये एडवर्ब के रूप में भी होता है, ये प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, एंड कंजंक्शन के रूप में भी होता है। बहुत सारे जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज़ आप कभी एडवर्ब के रूप में करते हैं और कभी प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं और कभी उसी का यूज़ आप कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इनको कंजंक्शन के रूप में नहीं बल्कि आप इन्हें प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करेंगे। हाउ, देखिए जरा, द मून रोज, मून मीन्स चांद निकल आया, रोज निकल आया। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, और जर्नी समाप्त नहीं हुई थी। ओके, आप इनकी मीनिंग तो जानते ही हैं, से पहले या कभी कभी सामने भी इसका अर्थ होता है, और के बाद या कभी कभी इसका मतलब पीछे भी होता है, आफ्टर मी। ओके, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर वो आफ्टर का प्रयोग हम पीछे प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, हम उस वीडियो में पढ़ेंगे जब हम इनको प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ाएंगे। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, द मून रोज, मून मीन्स चंद्रमा उग आया, जर्नी वॉज नॉट एंडेड, और यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, ये बात हुई, यानी ये काम हो गया और ये काम नहीं हो पाया। ओके, यानी ये काम पहले हो गया और ये काम बाद में समाप्त हुआ, यानी ये काम नहीं हो पाया और ये काम पहले हो गया। ऑलराइट, बस सिंपली आपको यही तो करना है, इस काम के समाप्त होने से पहले ये हो गया। आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना, सेंटेंस, द मून रोज, ये काम हो गया, उग आया, और ये काम अभी हुआ नहीं था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिफोर, से पहले। किसके पहले, अब आपको बिफोर द लगाइए, इस वर्ब को आपको चेंज करना है नाउन में। सो बिफोर द एंड हो गया, तो क्या हो गया, नाउन, बिफोर द एंड, और किसके एंड से पहले, जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने क्या किया है, इस सेंटेंस को आपने एक फ्रेज के रूप में चेंज कर दिया है। मीन्स द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये है, ये जो वर्ब है ये है फाइनाइट वर्ब, और इस फाइनाइट वर्ब को आपने यहाँ पर नाउन के रूप में चेंज कर दिया है, और इस जर्नी को आपने उधर रख दिया, बीच में एक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से एक सेंटेंस को आपने, फुल सेंटेंस को एक फ्रेज के रूप में आपने लिया। अब उस फ्रेज से पहले आपको एक सूटेबल प्रीपोजिशन तो लगा दिया, तो आपको ये काम करना सीखना होगा। पिछले वीडियो में मैंने इस काम को करना आपको सिखाया है। अगर आप नए हैं और मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखें तो ठीक इससे पहले वाला और इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही यूज़फुल होंगे। चलिए, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, द मून रोज, क्या हो गया, मून मीन्स चंद्रमा निकल आया, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी मीन्स यात्रा के समाप्ति से पहले, यात्रा के समाप्त होने से नहीं बल्कि यात्रा की समाप्ति से पहले मून निकल आया। देखिए, इन दोनों का मतलब यही तो निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है, मून निकल आया और जर्नी समाप्त नहीं हुई थी, यानी जर्नी की समाप्त होने से पहले मून निकल आया। इसी प्रकार से अगर ये काम मीन्स अगर इनका उल्टा होने लग जाए, मीन्स जर्नी समाप्त हो जाए, जैसे हमने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, द जर्नी वॉज एंडेड, जर्नी समाप्त हो चुकी थी, इसके बाद द मून रोज देन, और उसके बाद मून निकला, तो ये काम अब बाद में होने लगा और ये काम पहले होने लगा। तो अब आप आफ्टर के स्थान पर क्या लगा सकते हो, बिफोर लगा सकते हो। ओके, मीन्स क्या हुआ, द मून रोज, आप यहाँ पर वही लगा सकते हो, द मून रोज आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी। ओके, सो अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है और उसके बाद आपको सिंपली ये जो आर्ट है इस आर्ट को सीखना पड़ेगा। किस आर्ट को, मीन्स किसी भी एक सेंटेंस को एक फ्रेज के रूप में चेंज कर लेना, और उसके लिए आपको कभी वर्ब को
नाउन बनाना पड़ता है, कभी कोई एडजेक्टिव होता है तो उसको नाउन बनाना पड़ता है, या कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको आपको नाउन बनाना पड़ता है, और उससे पहले आपको एक सूटेबल प्रीपोजिशन लगाना होता है. सो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्चुअली डीप स्टडी एंड ऑल्सो प्रैक्टिस. तो आप जितने अधिक से अधिक सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस बनाओगे और इन पर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे तो ही आप इन पर मास्टरी को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको हमेशा ही प्रॉब्लम्स होंगी. सो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू टू गो थ्रू द होल एक्सरसाइज and you have to try to solve all those examples and sentences that are given in your textbook. all right, so come on. अब हम देखते हैं अगले कुछ और एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में. well dear students, here are two more prepositions and these two prepositions are very very important for you. okay, so you have to listen to me very very carefully and then try to understand very carefully. okay, so look, because these are used in diversified situations. okay, so आपको different situations को ध्यान में देखना होगा, but mainly the main concept of these two prepositions, look and listen to me. देखिए क्या है, without and with. okay, without means in हिंदी के बिना या के बगैर, and with का मतलब आप जानते हैं साथ या से. okay, so with is particularly with is very important. okay, because this with is used in many different situations. without का प्रयोग हम क्या करते हैं, कंडीशन बताने के लिए करते हैं. कंडीशन माने शर्त, और वो भी कैसी, अपोजिट कंडीशन, यानी विरोधाभासी शर्त को प्रकट करने के लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं. एंड कंडीशन वो भी होती है बट वो पॉजिटिव होती है, वो विरोधाभासी नहीं होती है, वो कैसी होती है, पॉजिटिव कंडीशन होती है. ओके, बहरहाल एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. देखिए जरा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है, आई हेल्प्ड मनु, मैंने मनु की सहायता की, और अगर ना करता नेगेटिव कंडीशन है ये, और अगर मैं उसकी सहायता न करता तो वो क्या होता, ही वुड हैव बीन ड्राउंड, तो वो डूब गया होता या डुबो दिया गया होता इन द रिवर, नदी में डूब गया होता. क्यों, कंडीशन क्या है, अगर मैंने उसकी सहायता न की होती तो वह नदी में डूब गया होता. सो हियर इज ए कंडीशन एंड कंडीशन इज कंट्रास्टिंग, मीन्स अगर ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता. ठीक, और एक कंडीशन और भी होती है, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ. ठीक, वो पॉजिटिव होती है. कुल मिलाकर के ये सेंटेंस, अभी वो पॉजिटिव वाला हम यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर देखिए जरा क्या है, आई हेल्प्ड मनु, मैंने मनु की सहायता की, द सेम सेंटेंसेस. ओके, बट हियर इज ए पॉजिटिव कंडीशन. क्या है, ही केम आउट ऑफ रिवर, वो नदी से बाहर निकल आया, मैंने उसकी सहायता करी और वो नदी से बाहर निकल आया. दिस इज द पॉजिटिव कंडीशन. ओके, यद्यपि यहाँ पर वही है, नदी से बाहर नहीं निकल पाता अगर मैं उसकी सहायता नहीं करता, बट यहाँ पर देखिए इन दोनों को सेंटेंसेस को पढ़ने में आपको नज़र आएगा कि ये एक नेगेटिव कंट्रास्ट है और ये एक पॉजिटिव कंट्रास्ट है. ओके, तो नेगेटिव कंट्रास्ट के लिए आपको विदाउट का प्रयोग करना चाहिए एंड पॉजिटिव कंट्रास्ट के लिए आपको विद का प्रयोग करना चाहिए. एंड हाउ, कैसे करना चाहिए, लुक देखिए जरा इन सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाया हुआ है. देखिए अब आपको यहाँ पर फिर से आपको एक सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस को आपको फ्रेज में चेंज करना पड़ेगा. मैंने आपको बतलाया है कि प्रायः क्या करते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको पजेसिव केस में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा माई. ऑलराइट, इसका पजेसिव हुआ माई. अब इसके बाद इस वर्ब को हमें चेंज कर देना है नाउन में. सो क्या हो गया, हेल्प कर दिया हमने. सो इसको हमने नाउन में चेंज कर दिया एंड आई सब्जेक्ट है, उसको पजेसिव केस में. एंड नाउ मनु इज द सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस, सो यू कैन टेक मनु एज ए सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस. सो हियर इज द सेंटेंस कंप्लीटेड, और ये सेंटेंस एक फ्रेज में बन गया. ओके, अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मनु, इस सेंटेंस को एज इट इज लिखे यहाँ पर, मनु would have been drowned in the river. अब यहाँ पर लगा दीजिए विदाउट, कंट्रास्टिंग है, विदाउट लगा दीजिए, विदाउट माई हेल्प. यहाँ पर आपने नाउन से पहले विदाउट लगाया, विदाउट माई हेल्प, बिना मेरी सहायता के, तो मेरी सहायता ये नाउन बन गया. देखिए आई एंड इस वर्ब को लेकर के हम इन दोनों को
माई हेल्प करके एक नाउन बना दिया और उससे पहले हमने यहाँ पर विदाउट नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। तो इसका अर्थ ये हो गया, मनु बिना मेरी सहायता के या बिना मेरी सहायता के बगैर वो डूब ही गया होता। ऑलराइट, इस तरह से। अब दूसरे सेंटेंस को जरा देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने उसी प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर रखे हैं ताकि आप इजीली समझ पाएं। आई हेल्प्ड मनु, मैंने मनु की सहायता की। ही केम आउट ऑफ द रिवर, और उसको पॉजिटिवली वो आ गया, ये पॉजिटिव है। मैंने मदद की और वो निकल आया, तो ये पॉजिटिव है रिस्पॉन्स। यहाँ पर वो डूबना, मैंने मदद करी और वो डूबने की बात हो रही है, यानी वो नेगेटिव बात हो रही है। यहाँ निकलने की बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। बस इन्हीं बातों पर आपको विदाउट या विद का चयन करना है, यानी इनका सिलेक्शन आपको करना है। सेम आपको वही काम यहाँ पर भी करना है। आई को माई में चेंज कर लेंगे, हेल्प्ड को आप यहाँ पर हेल्प यानी नाउन बना लेंगे और मनु को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये बन जाएगा फ्रेज, और विद लगा करके आप बिल्कुल वैसे ही जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप, देखिए जरा, मनु केम आउट ऑफ द रिवर। अब आप लगा दीजिए विद, और इसे आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से चेंज कर लिया, विद माई हेल्प। सो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, मेरी सहायता से मनु नदी के बाहर निकल आया। सो हाउ सिंपल इज दिस, बट यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, यू हैव टू सॉल्व सम मोर सेंटेंसेज लाइक दीज। इन्हीं की तरह आपको कुछ और भी सेंटेंसेस करने होंगे, तो धीरे धीरे आप इन्हें कर पाएंगे। मैंने अभी आपको बतलाया कि विद का प्रयोग कई सिचुएशंस में किया जाता है। उन्हीं कई सिचुएशंस में से एक सिचुएशन आपको मैं बतला रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी बीमारी किसी भी बीमारी के नाम से पहले अगर कोई बीमारी के साथ में किसी के साथ में कोई घटना होती है, तो हम किसी बीमारी के नाम से पहले विद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हल्कू फेल इल लास्ट नाइट। हल्कू पिछले रात बीमार पड़ गया। ही वॉज डाउन विथ हाई फीवर, उसे बहुत तेज़ बुखार था। तो तेज़ बुखार जो हुआ, हाई फीवर, ये एक्चुअली क्या है, बीमारी का नाम है। और उससे पहले यहाँ पर भी देखिए विद लगा हुआ है, आपको अपनी तरफ से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से वो प्रीपोजिशन रखा होगा। आप सिंपली इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ सकते हैं, हल्कू फेल इल विथ हाई फीवर। कैसे, विथ हाई। आप यहाँ से ये पूरा, क्योंकि अगर ये ना होता, समटाइम्स दिस में बी मिसिंग इन द सेंटेंस। अगर नहीं भी है तो किसी भी बीमारी से पहले आपको विद अपनी तरफ से लगा देना, विथ हाई फीवर। और यहाँ पर जो सेंटेंस बचा लास्ट नाइट, टाइम को शो करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम मेनली लास्ट में ही रखते हैं, सेंटेंस के अंत में ही रखते हैं। जो वर्ड्स जो होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, तो टाइम को शो करने वाले वर्ड्स ऑलमोस्ट सेंटेंस के अंत में ही आते हैं इन 99% केसेस। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि विथ का प्रयोग हम और भी कई स्थानों पर कर सकते हैं। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, do your exercise and you will find some more examples, some more sentences, okay? And if you face any problem in any of the sentence, so please कमेंट बॉक्स में जाकर के उस कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। आई एम श्योर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार इस वीडियो को कैरी ऑन करूँगा अगले वीडियो में। और अगला वीडियो अंतिम मीन्स लास्ट वीडियो होगा जिसमें आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। मीन्स अब आप एक अंतिम यानी लास्ट रूल भी अगले ही वीडियो में देख लेंगे। वो एक छोटा सा नियम है कंजंक्शन का प्रयोग करके। सो इसमें कुछ जो शेष प्रीपोजिशंस हैं उन प्रीपोजिशंस का डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली सबसे बाद में एक और है कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस बटन को आप क्लिक करिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स लोगों को लाइक करिए, शेयर करिए और ये बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।